नेक्स्ट टॉपिक है। एक इसमें हम लोग विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे और विटामिन सी के बारे में भी। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन डी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो उसमें पूछा गया एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन डी कैसे होता है। तो उसका ट्रिक है स्किन। ठीक है, एस से क्या है, सनलाइट एक्सपोजर, सनलाइट में एक्सपोजर होना चाहिए। ये यूवी बीटा रेज है ना, वो क्या करता है, स्किन में विटामिन डी का सिंथेसिस कराता है। तो यूवी बीटा ट्रिगर्स विटामिन डी सिंथेसिस इन स्किन। एस हो गया, के से होता है किडनी। किडनी में क्या होता है, विटामिन डी जो है उसका हाइड्रोक्सिलेशन होता है, मतलब हाइड्रोक्सिलेशन में ओ एच का एडिशन हुआ तो वो जाके कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट होता है जो कि एक्टिव फॉर्म होता है। डायरेक्ट विटामिन डी काम नहीं कर सकता। ठीक है, आई से है इंटेस्टाइन। अब एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, विटामिन डी इज एब्जॉर्ब फ्रॉम डाइटरी सोर्स। एन से न्यूट्रिशन। विटामिन डी हम लोग को कहाँ से मिल सकता है, फोर्टिफाइड फूड और सप्लीमेंट से ले सकते हैं। विटामिन डी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फोर्टिफाइड फूड एंड सप्लीमेंट्स। फोर्टिफिकेशन तो बता दिए थे। ठीक है, देखो, तो अगला आया मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी। उसका ट्रिक है एक्टिव, मतलब मेटाबॉलिज्म मतलब एक प्रोसेस होगा, प्रोसेस में स्टेप्स होगा, तो हर स्टेप्स का नाम है ACTIVE। ठीक है, ए से है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा, इंटेस्टाइन से। विटामिन डी इज एब्जॉर्ब्ड इन इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ बाइल सॉल्ट, क्योंकि फैट सोल्यूबल है। ठीक है, दूसरा है सी से कन्वर्जन। कन्वर्जन कैसे होगा, विटामिन डी जो है तो वो तुम्हारा कैसा है, तुम्हारा इनएक्टिव फॉर्म है, उसको एक्टिव फॉर्म में कर। एक्टिव फॉर्म क्या था, कैल्सिट्रायोल। उसमें क्या होना पड़ता है, विटामिन डी को कैल्सिट्रायोल में कन्वर्ट होने के लिए हाइड्रोक्सिलेशन कराना पड़ता है, मतलब OH का एडिशन। और ये कहाँ होता है भाई, किडनी में। टी से होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, अब ट्रांसपोर्ट तो ब्लड से ही होगा, तो ब्लड में कैसे होगा, तो प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन में अटैच हो जाता है। विटामिन डी इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड बाउंड टू प्रोटीन्स। आई से है इंटरैक्शन। क्या करता है, जो कैल्सिट्रायोल है ना, जो एक्टिव फॉर्म है, वो विटामिन डी का जो रिसेप्टर है वहां पे जाके अपना जो डीएनए में जो काम करना होता है जीन एक्सप्रेशन में, वो अपना काम करके जो विटामिन डी का काम होगा वो करेगा बेचारा। कैल्सिट्रायोल इंटरैक्ट्स विद विटामिन डी रिसेप्टर्स टू रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। फिर आई हो गया विटामिन डी रिसेप्टर। अब वो विटामिन डी रिसेप्टर में बाइंड करके जो टारगेट टिश्यू होगा वहाँ पे काम करेगा। कैल्सिट्रायल बाइंड टू विटामिन डी रिसेप्टर इन टारगेट टिश्यू। ई से आता है इफेक्ट। फिर जो उसका इफेक्ट होगा वो दिखाएगा। विटामिन डी रेगुलेट्स कैल्शियम होम्योस्टैसिस। ठीक है, कैल्शियम का वो देखता है, कैल्शियम का ऊंच नीच सब देखता है। बोन हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। ठीक है, विटामिन डी का अगर डिफिशियंसी होगा तो कारण क्या है, विटामिन डी डेफिशिएंसी का इटियोलॉजी, DPS DM याद रखना। ठीक है, डी से होगा डाइट। मान लो तुम डाइट में ही कम खा रहा है, ठीक है, लेवल ऑफ विटामिन डी इन डाइट अगर कम होगा तो क्या होगा, तुम्हारा कैल्शियम का भी कम होगा और फॉस्फेट का भी कम होगा। मतलब अगर डाइट होगा तो डाइट में कम होगा तो सब ये सब, जिस डाइट में विटामिन डी कम होगा उसमें कैल्शियम भी कम हो जाएगा, फॉस्फेट भी कम हो जाएगा। तो इसलिए उसको हम लोग सप्लीमेंट में क्या दे सकते हैं, फिश दे सकते हैं, फिश लिवर ऑयल दे सकते हैं, योगसैक दे सकते हैं। फॉस्फेट डिफिशियंसी, नॉर्मली जो है ना, फॉस्फेट डिफिशियंसी होता नहीं है। फॉस्फेट डिफिशियंसी नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन प्री टर्म बेबी में क्या होता है कि फॉस्फेट का नीड ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों नीड होता है, ग्रोथ के लिए फॉस्फेट जरूरी है। अब क्या होता है कि प्री टर्म बेबी में ग्रोथ कराना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, प्री टर्म है, तो उसके लिए फॉस्फेट थोड़ा कम पड़ जाता है, नहीं तो नॉर्मली फॉस्फेट डिफिशियंसी नहीं होता है। तो वही है, रेयर एक्सेप्ट इन प्री टर्म बेबी एज दे रिक्वायर एक्सेसिव फॉस्फेट फॉर ग्रोथ। ठीक है, फिर आया सनलाइट। सनलाइट अगर एक्सपोजर नहीं होगा सनलाइट में तो विटामिन डी का सिंथेसिस ही नहीं होगा। ड्रग्स, ड्रग्स जैसे तुम्हारा एंटी कन्वल्सेंट जैसे कि फेनिटोइन, फेनोबार्बिटोन, या फिर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जैसे आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन ज़्यादा खाओगे ना तो विटामिन डी को कम कर देगा शरीर में। जैसे आइसोनियाजाइड क्या करता है, एक तुम्हारा इंजाइम है साइटोक्राइम P450। ठीक है, ये जो तुम्हारा चीज़ है उस पर काम करेगा और विटामिन डी को डीएक्टिवेट कर देता था। ठीक है, तो ये सब ज़्यादा खाने से भी दिक्कत होता है। तो अब पूछ रहा है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब डिफिशियंसी कैसे कैसे क्या करता है। तो देखो, जैसे विटामिन डी का डिफिशियंसी हुआ तो कैल्शियम और फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए। विटामिन डी नहीं तो कैल्शियम फॉस्फेट नहीं, तो इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बोन में क्या होगा, अब कैल्शियम तो तुम एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे तो बोन में कैल्शियम जाना बंद हो जाएगा। तो वही डिक्रीज मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, और तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, मतलब बोन में कैल्शियम नहीं है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, बोन वीक पड़ जाएगा। बोन वीक पड़ जाएगा तो क्या क्या होगा, डी याद रखना, एक तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा उसका, तो फ्रैक्चर का चांस ज़्यादा है, तो डिक्रीज स्ट्रेंथ इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर। और डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर, इसका मतलब क्या है,
पैर और हाथ छोटा रह जाएगा और शरीर नॉर्मल ग्रोथ करेगा। समझा? तो वही डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर ड्यू टू शॉर्ट लिम्स, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ डिफॉर्मिटी, मतलब डिफॉर्मिटी भी बन जाएगा। अब क्या है, कैल्शियम बोन में नहीं गया, लेकिन क्या है कि अब क्या है, वहां पे जो ग्रोथ प्लेट है, बोन नहीं बन पा रहा, कार्टिलेज तो बनेगा, तो कार्टिलेज का हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। क्या ग्रोथ प्लेट में क्या हो जाएगा, कार्टिलेज का हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, तो ऑस्टियोइड का एक्सपेंशन हो जाएगा। ऑस्टियोइड क्या होता है, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट बनता है उसके बाद ऑस्टियोइड बनता है, ऐसे ही कर, मतलब बोन फॉर्मेशन का एक बीच का चीज है ऑस्टियोइड, ठीक है। तो वो जो कार्टिलेज है वो ऑस्टियोइड बना देगा, ऑस्टियोइड जहाँ पे बनेगा वहां पे स्वेलिंग हो जाएगा, स्वेलिंग इन द रीजन, स्वेलिंग इन द बोन रीजन। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्लिनिकल फीचर ऑफ विटामिन डी डिफिशियंसी, ठीक है। तो विटामिन डी का डिफिशियंसी से कौन सा बीमारी होता है तुम्हारा, रिकेट्स। तो इसमें क्या क्या होगा, डिफॉर्मिटी हुआ, ठीक है, तुम्हारा शॉर्ट स्टेचर हो गया, रिस्क ऑफ फ्रैक्चर बढ़ गया, तो ये तीन चीज तो बता दिए। अब डिफॉर्मिटी, कैसा डिफॉर्मिटी होता है, डिफॉर्मिटी में देखो तीन चीज होता है, हेड में कुछ दिखेगा, चेस्ट में कुछ दिखेगा और लिम्स में कुछ दिखेगा, और उसके साथ साथ दांत लेट से आएगा क्योंकि दांत में कोई कैल्शियम चाहिए, थोड़ा सीजर वीजर आ सकता है। तो हेड में क्या होगा ना, जो जो तुम्हारा स्कल बोन है ना, वो पिंग पोंग बॉल जो नहीं होता था बचपन में खेलते थे वैसा हो जाएगा, दबेगा, उसको बोलते हैं सॉफ्ट स्कल या क्रेनियोटेबिस, पिंक बॉल कंसिस्टेंसी होता है। और अब जिसका पिंक बॉल बॉल हेड दिख जाएगा, तुम उसको डायरेक्ट मत बोल देना विटामिन डी का डिफिशियंसी आपको रिकेट्स है, क्योंकि और भी बीमारी में होता है ये। कैसा दिखता है इसमें? मतलब दिखेगा सेम, दबाओगे ना तो दबेगा, अच्छा, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोसिफेलस में भी पिंग पोंग बॉल हो जाता है, मतलब अगर ब्रेन में पानी भर गया तो वहां भी पिंग पोंग बॉल हो जाएगा, लेकिन उसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है और इसमें इंट्राक्रेनियल प्रेशर नहीं बढ़ता है, ठीक है। वाइडली सेपरेटेड सूचर्स, अब देखो स्कल होता है, ठीक है, उसमें ये जो सूचर है दोनों बोन सटा होता है, ये क्या होगा यहाँ पे ये भी बोन इधर घसका रहेगा, ये भी बोन इधर दूर घसका रहेगा, ठीक है, इधर इधर खिसक जाएगा, ये चलिए दूर चला जाएगा। तो वाइडली सेपरेटेड सूचर, वाइडली वाइड ओपन फॉन्टेनाले, मतलब ये जो तुम्हारा यहाँ पे जो फोरहेड है ना, वो फोरहेड ज्यादा बाहर दिखेगा, फ्रंटल बॉसिंग बोलते हैं उसको, मतलब जो फोरहेड है वो ज्यादा बाहर लगेगा, ठीक है। वाइड ओपन फॉन्टेनाले विथ डिलेड क्लोजर, ठीक है। चेस्ट में क्या दिखेगा, चेस्ट में देखो ये जो तुम्हारे मान लो कि पूरा चेस्ट था, तो ये जो रिब केज है ना, जहाँ जहाँ पे यहाँ पे जो ये जो जंक्शन रहता है, यहाँ पे एक डॉट डॉट दिखेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कि रैचिटिक रोजरी, क्या बोलते हैं, रैचिटिक रोजरी। और यहाँ पे डायफ्राम रहेगा, डायफ्राम के नीचे तुम्हारा जो स्किन रहता है, मतलब तो वो पूरा दबेगा, वहां एक लाइन दिखेगा गड्ढा जैसा, ठीक है, उसको बोलते हैं हैरिसन ग्रूव या सल्कस, ठीक है। तो हैरिसन ग्रूव जो ये है वो क्यों बनता है, ड्यू टू पुल ऑफ डायफ्राम अगेंस्ट वीक रिब। किसके किसके बीच में? ये चेस्ट है तुम्हारा, ये ठीक है, ये चेस्ट है, हाँ, ठीक है। तो हैरिसन ग्रूव क्या है, ड्यू टू पुल ऑफ डायफ्राम अगेंस्ट वीक रिब। अब ये देखो, तुम सांस लो, अंदर लो, तो क्या हुआ, ये डायफ्राम नीचे गया, ठीक है, और तो लेकिन तुम्हारा हड्डी पे जोड़ पड़ा, अब हड्डी कमजोर रहेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। वही टूटता नहीं, मतलब वहाँ पे वो गड्ढा बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यू टू पुल ऑफ डायफ्राम अगेंस्ट वीक रीफ केज ड्यूरिंग एवरी ब्रेथ। रैचिटिक रोजरी क्या है तुम्हारा, ये जो जहाँ पे जो कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन है ना, मतलब बोन और कार्टिलेज के बीच में जो जंक्शन है, वहां पे क्या उच्च चौड़ा हो जाएगा, तो वो वाइडनिंग या इनलार्जमेंट ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल, जैसे रिबकेज स्टर्नम में जुड़ता है तो कार्टिलेज होता है ना, वहां वो चौड़ा हो जाएगा, तो स्ट्रिंग ऑफ बीड अपीयरेंस बोलते हैं इसको, बीड 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 रहना। लिम्स में क्या होगा, तो KBW याद रखना, नॉकनीस, नॉकनीस तो जानता है, जो दोनों नीस सड़ जाता है, उसको जीनस वैल्गस भी बोलते हैं। दूसरा है बॉइंग ऑफ लेग्स टू मीडियल साइड, मतलब जैसे मान लो ये पैर है तो ऐसे हो जाएगा पैर, समझा, ये जूता है, नौकरी इसके अपोजिट हो जाएगा। हाँ, ठीक है, जीनस वायरस बोलते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या फिर रिस्ट वाइडनिंग होगा, मतलब यहाँ पे जैसे रिस्ट है ना, तो मेरा ये देखो ये प्लेन है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा कॉन्ड्रोसाइट का डेवलपमेंट हो जाएगा ना, हाइपरट्रॉफी का, तो यहाँ पे ये चौड़ा हो जाएगा, यहाँ ऐसे निकल जाएगा, अच्छा, इसको बोलते हैं रिस्ट वाइडनिंग ड्यू टू कॉन्ड्रोसाइटिक हाइपरट्रॉफी। और एक होता है डबल मेलियोलस, जो लैटरल मेलियोलस है ना, जैसे ये मान लो मेरा लैटरल मेलियोलस होगा पैर का, तो यहाँ भी एक फील होगा, और उसके ना लैटरली साइड में थोड़ा सा ऊपर एक और मेलियोलस फील होगा, अच्छा, उसको बोलते हैं डबल मेलियोलस साइन। सेकेंड मेलियोलस जस्ट अबव लैटरल मेलियोलस ड्यू टू कॉन्ड्रोसाइट हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या दिखेगा हमको,
सीरम में और रेडियोलॉजिकल, दो चीज है। सीरम में क्या दिखेगा, एक है ना, तुमको वो पढ़ाए थे ना सर्जरी में कि एक पीटीएच होता है और एक कैल्सिटोनिन होता है, वो जो कैल्शियम को बोन को इधर उधर, जैसे ये ब्लड होता है, ठीक है, ये बोन होता है, ठीक है। एक होता है पीटीएच हार्मोन, एक होता है कैल्सिटोनिन। पीटीएच क्या कराता है ना, ये बोन से ब्लड मिलाएगा कैल्शियम, और जब ब्लड में ज्यादा हो जाएगा कैल्शियम तो कैल्शियम को इधर ले जाना होगा, तो ये कौन कराएगा तुम्हारा, कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो अभी तुम्हारे शरीर में मान लो कि ब्लड में कैल्शियम कम है, तो कौन हार्मोन एक्टिव, क्या कौन एक्टिवेट होगा, कैल्सिटोनिन की पीटीएच? बोन में कैल्शियम कम है तो नहीं, बोन में नहीं, ब्लड में ना कम होगा। ब्लड में रिकेट्स तो क्यों होता है, पीटीएच एक्टिव हो जाएगा। रिकेट्स क्यों होता है? विटामिन डी का डेफिशिएंसी। विटामिन डी का डिफिशियंसी के कारण क्या डिफिशियंट हो जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ कम हो जाएगा, ब्लड में। ब्लड में। तो कम कैल्शियम कहाँ से लाएंगे, बोन से। बोन से। तो कौन लाएगा, पीटीएच। पीटीएच। तो पीटीएच का अमाउंट बढ़ जाता है, ठीक है। जब पीटीएच का अमाउंट बढ़ जाएगा तो बोन से कैल्शियम को ब्लड में ले आएगा, तो कैल्शियम का लेवल ना हमको नॉर्मल भी दिख सकता है ब्लड रिपोर्ट में। तो पीटीएच इंक्रीजेज एट इट लीड्स टू बोन रिजॉर्प्शन, सो कैल्शियम कम्स टू नॉर्मल। तो कैल्शियम का अमाउंट कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। अब क्या है, फॉस्फेट। देखो फॉस्फेट तुम्हारा कम ही होगा, क्यों पता है, एक तो फॉस्फेट विटामिन डी नहीं है तो फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, और दूसरा क्या है ना, पीटीएच जो है फॉस्फेट का एक्सक्रीशन कराता है। तो पीटीएच होने के कारण फॉस्फेट बाहर निकल जा रहा है, और तुम्हारा विटामिन डी नहीं होने के कारण फॉस्फेट आ नहीं रहा है, तो फॉस्फेट का अमाउंट कम हो जाएगा। इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन अंडर फॉस्फेट विटामिन डी के वजह से आता है। हाँ, कैल्शियम और फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन विटामिन डी के कारण ही होता है। दूसरा एक इंजाइम है एएलपी इंजाइम, ये बढ़ जाता है। एएलपी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि बोन से तुम कैल्शियम लाना शुरू कर दोगे ना, तो एएलपी का इंजाम बढ़ जाएगा, ठीक है। एक होता है, एक होता है ना क्या तुम्हारा, जो विटामिन डी है उस सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो एक फॉर्म है तुम्हारा 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, तो इसका अमाउंट तो विटामिन डी नहीं रहेगा तो कम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, इसको हम लोग को मेजर करने का आज तक कोई तरीका नहीं है। तो बोला क्या करे भाई, तो बोला नहीं, सॉरी, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो इनएक्टिव फॉर्म है, सॉरी, ठीक है, इसको भूल जाया जाए। एक इनएक्टिव फॉर्म है जो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म है। वो किस में कन्वर्ट होगा, किसका एडिशन बताए थे, OH का। तो एक OH आएगा, तो जो हाइड्रोक्सी है वो डाई हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोल कैल्सीफेरॉल, ये जो है तुम्हारा एक्टिव फॉर्म है। अब ये क्या हो गया, कम हो गया होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं, तो किसको मेजर करें, इसको मेजर करते हैं। तो इसी को मेजर करके हमको पता चलता था कि विटामिन डी कम है कि ज्यादा है, समझा, ठीक है। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे हम लोग, एक्सरे करेंगे। एक्सरे करेंगे, देखो जहां भी क्या होता है पता है, ये जैसे तुम्हारा बोन है, यहाँ से इसका ग्रोथ हो रहा है, तो यहीं पे आके सारा कैल्शियम डिपॉजिट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन, और यहीं से क्या होता है तुम्हारा ग्रोथ होता है। अब जैसे मान लो जिसका कैल्शियम कम होगा उसका कैल्शियम का डिपोजिशन नहीं होगा, तो ये वाला जो एरिया है व्हाइट जोन, ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो फर्स्ट साइन क्या है, लॉस ऑफ जोन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। ये जो व्हाइट एरिया है जो वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो हाँ बोन में होता है, ये बोन है, ये क्या हो जाएगा, चुज जाएगा। और वो होता है जो एक और 3 वर्ड याद रखना, फ्रेइंग, कपिंग, स्प्लेइंग। फ्रेइंग में क्या होगा, जो मेटाफाइसिस ऐसे होना चाहिए ना तुम्हारा प्लेन, ये क्या हो जाएगा, एकदम इरेगुलर हो जाएगा शेप का, इरेगुलर एट मेटाफाइसिस। कपिंग का मतलब जो मेटाफाइसिस है उसका शेप कैसा हो जाएगा, कप शेप। स्प्लेइंग मतलब क्या होगा ना, लैटरल साइड में निकल जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, वाइडनिंग ऑफ ग्रोथ प्लेट एंड लैटरल डेविएशन, ठीक है, यहां तक समझ आया। मैनेजमेंट, रिकेट्स होगा तो उसको 3 महीना का दवाई देना पड़ता है हमको, ओरल ही दवाई देना पड़ता है। अब शुरू में क्या होता है ना, शुरू में हम लोग क्या देते हैं कि स्टेबल करते हैं पहले, तो 2 तरीके से दवाई दे सकते हैं शुरू में। या तो हम हाई डोज दे सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जिसको बोलते हैं स्टॉस थेरेपी, उसमें क्या करते हैं 60,000 यूनिट इंटू 10 डेज देते हैं। या फिर दूसरा तरीका है लो डोज देते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, हाई डोज शॉर्ट ड्यूरेशन, लो डोज लॉन्ग ड्यूरेशन, ये हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। इसमें क्या देते हैं 2,000 से 6,000 यूनिट फॉर 3 मंथ। अगर
1 साल से कम है तो 2000 यूनिट, 1 साल से ज़्यादा है तो 3000। उसके बाद क्या है कि 3 महीने के बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, उसको मेंटेनेंस करते हैं। मान लो कि डिफिशियंसी ठीक हो गया, तो डिफिशियंसी ठीक होगा, उसके बाद हम लोग उसको क्या दिए, विटामिन डी कितना दिए उसके बाद, जब ठीक हो गया तब। यहाँ तो बहुत ज़्यादा दे रहे थे। उसके अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो 400 यूनिट, और 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है तो 600 यूनिट, और साथ में कैल्शियम देंगे 50 से 75 mg पर kg पर डे। उसके बाद क्या हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इतना देने के बाद। उसके बाद हम उसको 4 वीक के बाद फॉलोअप के लिए बुलाएंगे। उसका देखेंगे ये जो व्हाइट लाइन है वो अपीयर हुआ है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको यही बनाना है व्हाइट लाइन। चेक कैसे करते हैं? एक्सरे से। ठीक है, तो फॉलो अप आफ्टर 4 वीक, देन हीलिंग व्हाइट लाइट ऑफ रिकेट्स एल्स रिफ्रैक्टरी रिकेट। रिफ्रैक्टरी रिकेट्स का मतलब क्या होता है कि जो रिकेट्स हुआ है उसका कारण डिफिशियंसी नहीं है, उसका कारण हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम है, तो हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, उसको कोई और जगह बोन मैरो में प्रॉब्लम है तो हम उसको ठीक करेंगे। रिफ्रैक्टरी रिकेट्स मतलब जो न्यूट्रिएंट्स के बेस पे नहीं है, ठीक है, उसका कारण कुछ और है, उसको हमको सिचुएशन के हिसाब से ठीक करना पड़ता है। उसी में विटामिन डी था। अब एक और टॉपिक है उसी में, विटामिन सी। विटामिन सी के डिफिशियंसी होता है तुमको स्कर्वी। क्या होता है? कॉज्ड बाय विटामिन सी डिफिशियंसी। ठीक है, अब विटामिन सी का काम क्या है तुम्हारा, मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो कोलेजन होता है ना, कोलेजन का ड्रिंक भी आता है, जो बोलते हैं कि स्किन अच्छा रहता है इससे पीने के लिए, वो जो पिया जाता है उसमें क्या होता है, जो स्किन में तुम्हारा हाइड्रेटेड रहता है, मतलब एक नहीं होता है लड़की लोग का स्किन कैसे सॉफ्ट स्मूथ ये सब रहता है हाई कोलेजन के कारण। तो कोलेजन बनता कैसे, प्रोलीन और लाइसिन जो है ना अमाइनो एसिड, उसी में अगर OH ऐड करेंगे ना तो कोलेजन बनेगा। लेकिन OH ऐड करने के लिए हमको चाहिए विटामिन सी। समझा? अब आया वुंड हीलिंग। विटामिन सी वुंड हीलिंग में भी हेल्प करता है, जैसे जिंक भी वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। और ये विटामिन सी क्या काम कराता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है इंटेस्टाइन से। और क्या कराता है, ऑस्टियोइड का फॉर्मेशन कराता है। देख, ऑस्टियोब्लास्ट होता है, छोटा सेल होता है जो बोन बनाएगा, वो ऑस्टियोइड में कन्वर्ट होता है। उस ऑस्टियोइड में अब क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, तो उसी को बोलते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन। तो ऑस्टियोइड क्या हुआ, जिसमें अभी तक मिनरलाइजेशन नहीं हुआ, तो ऑस्टियोइड फॉर्मेशन, ऑस्टियोइड का मतलब अनमिनरलाइज्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ बोन। समझा? तो किस खाने में मिलता है, फूड किस खाने में मिलता है, साइट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज, लेमन, ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, रिस्क ग्रुप किसको होने का चांस ज्यादा है, जो सिर्फ पास्चराइज मिल्क पी रहा है वो बच्चा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन सी सफिशिएंट होता है। नींद आ रहा है क्या? कंटिन्यू करें ना। और जो बच्चा विटामिन सी नहीं ले रहा है उसको होगा, और किसको होगा। क्लिनिकल फीचर के लिए याद रखो, आई डोंट ऑलवेज प्रेफर ब्रेकफास्ट सन। ठीक है, आई से इरिटेबिलिटी, डी से डिक्रीज एपेटाइट, ए से अनेमिया। अब देखो, विटामिन सी से क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है। विटामिन सी नहीं, आयरन नहीं, अनीमिया। एड विटामिन सी इज नीडेड फॉर आयरन, तो कौन सा एनीमिया होगा, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। ठीक है, पेटिकिए, इसमें क्या होगा ना, जो कैपिलरी, जो पतला पतला कैपिलरी होता है ना, वो सब टूट जाएगा, तो वहां से छोटे छोटे ब्लीडिंग होगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होगा तो नहीं, तो दाग दाग धब्बा तब बनता है, तो वही पेटिकिया बोलते हैं। ड्यू टू इंक्रीज फ्रैजिलिटी ऑफ कैपिलरी, ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन, ब्लीडिंग होगा, कहाँ होगा, पेरीफॉलिकुलर ब्लीड, मतलब क्या होगा ना, जो हेयर का फॉलिकल जहाँ पे होता है ना सर में, वहां पे ब्लीडिंग होगा। कॉर्क्स्क्यू अपीयरेंस ऑफ हेयर। ठीक है, और सब पेरियोस्टियल ब्लीड, मतलब बोन होता है, बोन का कवरिंग होता है, और पेरियोस्टियम यहाँ पे ब्लीडिंग हो। स्यूडो पैरालिसिस, अब क्या होगा, ब्लीडिंग होगा तो दर्द होगा, तो आदमी वो क्या करना, चलने का सोचेगा कि नहीं हम चलें क्यों भाई, चलेंगे तो दर्द होगा, तो एक तरह का पैरालिसिस हुआ ना। लेकिन उसको पैरालिसिस, ट्रू पैरालिसिस तो नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो पैरालिसिस ड्यू टू पेनफुल मूवमेंट। फ्रॉग लेग पोस्चर रहेगा, फ्रॉग लेग पोस्चर याद है ना KMC में। और स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी, इसमें जो तुम्हारा रिब्स है ना, वो तुम्हारा सार पर एंगुलेटेड रहेगा और पेनफुल होगा। जो रिब्स, जो रिकेट रोजरी बताए थे ना, रिकेट रोजरी में जो तुम्हारा रिब्स जो एरिया है, जो एंड है, वो राउंड होगा, और उसमें क्या होगा, पेन नहीं होगा। हाँ, जो वहीं पे ऊपर में रिकेट रोजरी RR, जो डॉट 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 नहीं बताए थे, वो क्या होगा, वो राउंड होगा और पेनलेस होगा। और इसमें भी तुम्हारा वैसे ही दिखेगा, डॉट 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 डॉट, लेकिन इसमें एंगुलेटेड होगा और पेनफुल होगा। एंगुलेटेड, हाँ, मतलब वो एंगल बना होगा। ठीक है, अब आया डायग्नोसिस कैसे करना है, तो इन्वेस्टिगेशन पहले कर लेते हैं और फिर रेडियोलॉजी कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या, विटामिन सी का लेवल ही चेक कर लेंगे। और दूसरा होता है, ये बेस्ट होता है,
और दूसरा होता है ल्यूकोसाइट विटामिन सी लेवल यूजिंग बफीकोट, ठीक है, एक टेक्निक है। अब क्या है, नी जॉइंट का हम लोग एक्सरे लेंगे, नी जॉइंट का एक्सरे लेंगे और देखेंगे उसमें क्या क्या चीज दिखता है। जिसको स्कर्वी होता है उसमें ये जो 6 नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नाम ही तुमको याद रखना है, उससे ज्यादा तुमको अगर मीनिंग समझ आ गया तो बहुत अच्छा बात, ठीक है। तो नाम याद रखने का, क्योंकि सबका साइंटिफिक नेम है, तो एक ट्रिक बनाया, पुअर वीक वाइट सोल्जर सेव सिक पेशेंट, ठीक है। पी से है पल्किंस्पर, ठीक है। डब्ल्यू से है विम्बर्गर श्रिंग, फिर डब्ल्यू से है व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, फिर एस से है सब प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन है उसका जोन, जोन ऑफ सब प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन, फिर एस से है तुम्हारा स्कॉर्ब्यूटिक जोन जिसका दूसरा नाम है ट्रमरफेल्ड्स जोन, और फिर तुम्हारा एस से है सब पेरियोस्टियल हेमरेज, और पी से पेशेंट तो पेशेंट है। पल्किंस पर क्या होता है, जो तुम्हारा मेटाफाइसिस का एंड होगा ना वहां पे एक ग्रोथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटाफाइसिस के एंड पे ग्रोथ, ठीक है। ये देखो, ये है तुम्हारा पल्किंस पर, बोनी आउटग्रोथ एट द एज ऑफ मेटाफाइसिस। विम्बर्गर रिंग, ये क्या होगा, दोनों एपिफाइसिस के बीच में क्या होगा पता है, रिंग बन जाएगा। जैसे ये एपिफाइसिस, ये जो रिंग है ना, ये तुम्हारा विम्बर्गर से डेंस व्हाइट रिंग अराउंड एपिफाइसिस। व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, ये क्या होगा, ये जो तुम्हारा वो है ना, मतलब मेटाफाइसिस के एंड में एक डेंस व्हाइट लाइन बन जाएगा, ठीक है। ये देखो ये वाला डेंस व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। ये तुम 6 नाम भी लिख देगा वो भी बहुत है, इतना नहीं याद रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आया जोन ऑफ सब प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन। देखो यहाँ पे क्या है ना कि जो जोन ऑफ सब प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन है वो जो बताए थे ना, जहाँ पे एक वाइट लाइन होता है वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होता है, वहीं से बोन का ग्रोथ होता है, तो ये नहीं दिखेगा क्योंकि जो नॉर्मली होना चाहिए, नहीं समझा, तो वही है। नॉर्मली दिस एरिया सोच कैल्सिफिकेशन बट नॉट हियर। स्कॉर्ब्यूटिक जोन या ट्रमरफेल्ड्स जोन, ये क्या होता है ना तुम्हारा, कहाँ पे दिखाया था? अच्छा, क्या वो नहीं दिखेगा ना इसमें, क्योंकि इसमें रहता तो दिखता है, इसमें है ही नहीं ना, व्हाइट लाइन वाला ना। हाँ। स्कॉर्ब्यूटिक जोन, जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा व्हाइट लाइन है ना, ये जो तुम्हारा व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल, उसके जस्ट नीचे एक लाइन होगा जिसको बोलते हैं स्कॉर्ब्यूटिक जोन। डार्क लाइन जस्ट बिलो व्हाइट लाइन, पुअर बोन फॉर्मेशन ड्यू टू विटामिन सी डिफिशियंसी, यही है तुमको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। एक ब्लैक लाइन दिखेगा, अच्छा। एक व्हाइट लाइन, एक ब्लैक लाइन। ये तुमको दिखेगा नहीं व्हाइट लाइन क्योंकि ये तो एब्सेंट है, तो एक ब्लैक लाइन दिखेगा। व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल नहीं दिखेगा, कि व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल दिखेगा, लेकिन ये जोन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन नहीं दिखेगा, गोल गोल बन जाता है व्हाइट लाइन ऑफ फ्रैंकल। हाँ। अब देखो सब पेरियोस्टियल हेमरेज, ये बोन है, ये उसका कवरिंग है पेरियोस्टियम, इसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होगा यहाँ पे, तो उसको सब पेरियोस्टियल हेमरेज, ब्लीडिंग अंडर पेरियोस्टियम। तो इसी के साथ विटामिन डी और सी होता है समाप्त।